उसके बाद हमारा आज का लेक्चर होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, जब एब्जॉर्प्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, आप वो वीडियो लेक्चर देख लेना इससे पहले न्यूट्रिशन वाला, तो सारे फूड जो है ग्लूकोज की फॉर्म में, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में, फैटी एसिड की फॉर्म में, ग्लिसरॉल के फॉर्म में, ब्लड्स के द्वारा हर एक सेल तक पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचते हैं? यानी तमाम फूड पार्टिकल्स न्यूट्रिशन में कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड्स के द्वारा हर एक सेल तक पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी में जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड वेसल्स के जरिए वो ग्लूकोज पहुंच जाते हैं सेल्स में। ठीक है, हर एक सेल में, ईच एंड एवरी सेल, टो की सेल से लेकर हेड के आखिरी सेल तक पहुंच जाते हैं वो ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचने के बाद उसे फर्दर ब्रेकडाउन होना है, और अल्टीमेटली फर्दर ब्रेकडाउन होने के बाद अल्टीमेटली हमें मिलते हैं एटीपी। क्योंकि हमारे बॉडी को हर एक टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए एटीपी चाहिए। क्या चाहिए? खाने के लिए एटीपी, सोने के लिए एटीपी, यानी हर एक मसल कंट्रैक्शंस के लिए एटीपी, तो हर एक चीज के लिए एटीपी चाहिए। इसलिए एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी। अब इस ग्लूकोज को फर्दर ब्रेकडाउन होने के लिए, और उससे एनर्जी निकालने के लिए, रिलीज करने के लिए हमें चाहिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस। क्या चाहिए? रेस्पिरेशन चाहिए। देखो, रेस्पिरेशन वो नहीं है जो हम छोटे क्लास में पढ़ते थे, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रेस्पिरेशन, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन का असली डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं वो चीज जो रेस्पिरेशन के दौरान जिसे ब्रेक डाउन होना है, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपका प्रोटीन भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपका फैट्स भी हो सकता है, एटसेट्रा। Those substances which undergo oxidation during the process of respiration is called respiratory substrate. जिन सब्सटेंस का रेस्पिरेशन के दौरान ब्रेकडाउन होते हैं, उन तमाम सब्सटेंस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। उन तमाम सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यानी जिन जिन चीजों का रेस्पिरेशन के दौरान ब्रेकडाउन होते हैं, उन तमाम चीजों को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो हमारे बॉडी में कौन सी, यानी न्यूट्रिएंट जो है रेस्पिरेटरी, कार्बोहाइड्रेट भी रेस्पिरेटरी सबस्टेंस है, प्रोटीन भी रेस्पिरेटरी सबस्टेंस है, लेकिन मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है हम मानते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो क्या है? वो है ग्लूकोज। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो है ग्लूकोज। अब उसके बाद न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट से अल्टीमेट क्या बना था? ग्लूकोज। फिर वो ग्लूकोज ब्लड वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होके कहां पहुंचे थे? ईच एंड एवरी सेल। अब हम आगे जाके उस ग्लूकोज से कैसे एनर्जी निकलते हैं, एनर्जी कैसे रिलीज होते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। अब इधर देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, यानी C6H12O6। अब तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में
ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन हो जाते हैं और बन जाते हैं पायरुवेट। याद रखो, क्या बन जाते हैं? पायरुवेट। अगर कोई स्टूडेंट फर्दर इस प्रोसेस को, ग्लूकोज से पायरुवेट तक बनने के प्रोसेस को, तमाम प्रोसेस को जानना है, तो मेरा यूट्यूब पे और एक है सेल्यूलर रेस्पिरेशन नाम से, उसमें डिटेल में इनको डिस्कस किया है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पायरुवेट में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑपरेट होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स है, हर एक ऑर्गेनिजम्स में ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस ऑपरेट होते हैं। चाहे वो ऑर्गेनिज्म एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहे। This glycolysis is called the universal pathway because it operates in all living organism. तो ग्लाइकोलाइसिस को हम यूनिवर्सल पाथवे कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑपरेट होते हैं। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन सी सेल ऑर्गेनेल में ऑपरेट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटो, याद रखो। सेल में पहुंच गए ग्लूकोज, पहले कार्बोहाइड्रेट थे, फिर न्यूट्रिशन में ब्रेकडाउन हो गया, डाइजेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद बना ग्लूकोज, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ ब्लड वेसल के जरिए, हर एक सेल तक पहुंचे। तो हर एक सेल तक पहुंचने के बाद इस ग्लूकोज का फर्दर ब्रेकडाउन होगा। फर्दर ब्रेकडाउन होगा, पहला प्रोसेस ब्रेकडाउन का ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद बनते हैं पायरुवेट, 3 कार्बन का कंपाउंड। अब उसके बाद इस पायरुवेट का फेट देखो, उसके बाद 3 और प्रोसेस है। उसके बाद इस पायरुवेट का फर्दर ब्रेकडाउन होने के लिए 3 अलग अलग पाथवे हैं। देखो, सबसे पहला पाथवे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखो, अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के बगैर, अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन हुआ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इफ फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पर्टिकुलरली कौन से ऑर्गेनिज्म में इस तरह के ब्रेकडाउन होते हैं? तो एक एग्जांपल आप लिख के रखो 10 के हिसाब से, यीस्ट। और ये वाला चार्ट जो है आपके 10th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर इस पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला यीस्ट में, तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पायरुवेट कन्वर्ट हो जाते हैं एथेनॉल। क्या बनते हैं? एथेनॉल। C2H5OH, कितनी कार्बन है? 2 कार्बन है, प्लस CO2 प्लस एनर्जी। ठीक है, अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन की एब्सेंस में, अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तब प्रोडक्ट क्या बनते हैं? एथेनॉल। क्यों? पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो एथेनॉल 2 कार्बन का कंपाउंड, तो एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकलते हैं, और प्लस निकलते हैं एनर्जी। प्लस क्या निकलते हैं? एनर्जी। लेकिन इसमें उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगा, ये नहीं होंगे जितनी कंप्लीट ऑक्सीडेशन में होंगे, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जैसे कि यीस्ट में होते हैं, और प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं प्रोसेस को? फर्मेंटेशन। अब दूसरा फेट देखो, अगर दूसरा पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो जाते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहां होते हैं? हमारे मसल्स में, हमारे मसल्स में। देखो,
जब हम वाइगरस एक्सरसाइज करते हैं, मैराथन में दौड़ते हैं, दौड़ने की वजह से आप लोगों को लगता है हमारी टांगों में क्रैम्प्स आते हैं, हार्ड सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारे मसल सेल जो है वो ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा जो है यानी ब्रेक डाउन कर रहे हैं किनके? ग्लूकोज के। तो उस वक्त उनको कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिलते, क्योंकि कंप्लीट ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उस वक्त हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, तो जिसकी वजह से कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होते हैं, बल्कि हमारे यहाँ खासकर इन पोर्शंस में क्या हो जाते हैं? क्रैम्प्स आते हैं, यानी हार्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब इनमें मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाते हैं, जिसे हम नॉर्मली आप लैक्टेट कहो, लैक्टिक एसिड या लैक्टेट, लैक्टिक एसिड या लैक्टेट, लैक्टिक एसिड या लैक्टेट। देखो अब जब पायरुवेट ब्रेकडाउन हो रहे हैं, सेल्स एरोबिक है लेकिन सेल्स को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि उस वक्त सेल जो है बहुत एक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा यानी न्यूट्रिएंट्स को, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रहा है, उतना ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहे हैं, उतनी ऑक्सीजन जितने रिक्वायरमेंट है उतनी रिक्वायर के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होते हैं? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का शुगर है। देखो पायरुवेट भी 3 कार्बन थे, लैक्टिक एसिड सॉरी ये शुगर नहीं, लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इस वक्त किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज नहीं होते हैं, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होते हैं। अब इस वक्त क्या हुआ? पायरुवेट ब्रेकडाउन हो रहे हैं, लेकिन होने के लिए उसको कंप्लीट ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? लैक्टिक एसिड में, जिसके बाद हमें क्या होता है? मसल क्रैम्प महसूस होते हैं, हार्डनेस महसूस होते हैं मसल्स में। तो ये हो गया कंडीशन 2। अब तीसरा कंडीशन, अगर इस पायरुवेट को कंप्लीट ऑक्सीजन मिले, अगर इस पायरुवेट को कंप्लीट ऑक्सीजन मिले, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो कहां पे ऑक्सीजन मिलते हैं? ऑक्सीजन मिलते हैं इनको माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन कहां मिलती है इनको? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाते हैं, कंप्लीट ब्रेकडाउन होते हैं, यानी व्हेन पायरुवेट गेट ऑक्सीजन कंप्लीटली, तो उस वक्त इस पायरुवेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो क्या बनते हैं? 6 टाइम्स CO2 प्लस 6 टाइम्स H2O प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। देखो राइट, तो जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट का ब्रेकडाउन होते हैं तो उतनी एनर्जी नहीं मिलते हैं। तो कैलकुलेशन के मुताबिक इस प्रोसेस में सिर्फ 2 ATP मिलते हैं, डायरेक्ट ATP 2। इस प्रोसेस में भी सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस से, यानी पहले देखो ये वाला प्रोसेस कॉमन है, ये वाला प्रोसेस इसमें भी ऑपरेट होते हैं, ये वाला प्रोसेस इसमें भी ऑपरेट होते हैं, ये वाला प्रोसेस इसमें भी, सब में साइटो। अब उसके बाद इससे बनते हैं एथेनॉल, और इसके बाद लैक्टिक एसिड, इसके बाद ग्लूकोज। तो इतने एनर्जी का गेन नहीं होते। अब इस प्रोसेस में कितने एनर्जी मिलते हैं? इस प्रोसेस में मिलते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखे हैं 38 ATP, लेकिन एक्चुअल कैलकुलेशन के मुताबिक 30 और 32 ATP बनते हैं, 30 और 32 ATP। अब देखो जब एक ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाते हैं, जब एक ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो क्या बनते हैं? उससे बनते हैं 6 टाइम्स CO2 प्लस 6 टाइम्स H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी कितना? अगर हम कैलोरीज के में 786 किलो कैलोरीज, और इस 786 किलो कैलोरीज एनर्जी से 30 और 32 ATP की फॉर्मेशन होते हैं। देखो 30 और 32 ATP की फॉर्मेशन होते हैं।
30 और 32 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहां तक चीजें समझ आई? किसी को कोई डाउट? तो मैंने क्या कहा, ग्लूकोज को कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ग्लूकोज को कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इस ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाने के लिए ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने हमारे बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाया। रेस्पिरेटरी सिस्टम को इसलिए बनाया ताकि ऑक्सीजन एक एक सेल तक पहुंचे, ताकि उस ऑक्सीजन से न्यूट्रिएंट्स का, ग्लूकोज का, इन सब्सटेंस का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो और हमें मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी मिले। ठीक है, क्योंकि उस फूड का अल्टीमेट ब्रेकडाउन करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होंगे तो जो फूड हम खाते हैं, ग्लूकोज जो बनते हैं, उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा तो उतनी एनर्जी भी जनरेट नहीं होगी। जब उतने एनर्जी जनरेट नहीं होगे तो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकता है, रुक सकते हैं, वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं होगा। तो इसके लिए अल्लाह ने हमारे बॉडी में सिस्टम बनाया, कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ताकि इस ऑक्सीजन को एक एक सेल तक पहुंचाने के लिए। तो ये रहा ओवरव्यू। तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में ये वाला प्रोसेस ऑपरेट है। पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फर्मेंटेशन। और उसके बाद हमारे बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की कमी होने पे भी यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होते हैं, उस वक्त भी यानी एनर्जी जनरेशन कम होते हैं। इसको हम कहते हैं लैक्टेट फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन। अब जब ऑक्सीजन मौजूद होते हैं तब उस फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होते हैं। जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, 6 का 6 CO2 की फॉर्म में निकलते हैं, वाटर निकलते हैं और एनर्जी निकलती। उस एनर्जी यानी एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से 30 या 32 एटीपी की फॉर्मेशन होते हैं, और वो एटीपी हमारे बॉडी में तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब देखो एटीपी, इसका फुल फॉर्म क्या है एटीपी का? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो हमारे बॉडी में हर एक सेल्स में ये प्रेजेंट होंगे, एडीपी प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी यानी एडीपी मीन्स एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहां पे क्या होगा? एडेनोसिन, एडेनोसिन के साथ जुड़ा होगा एक फॉस्फेट, फिर दूसरा फॉस्फेट। ठीक है, ये हुआ एडीपी का स्ट्रक्चर। अब इस एडेनोसिन के साथ और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हो जाएंगे, तो ये बनेगा एडेनोसिन प्लस एक, 2 फॉस्फेट तो ऑलरेडी थी, एक, फिर दूसरा फॉस्फेट, फिर तीसरा फॉस्फेट। अब इस एडेनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट अटैच हुआ, तो ये क्या बन जाएंगे? ये बनेंगे एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब भी हमें किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने हो, या मसल कंट्रैक्शन करने हो, या नर्व इंपल्स भेजने हो, या किसी हार्मोन्स को या किसी केमिकल्स को या किसी इलेक्ट्रॉन को मेम्ब्रेन के आर पार भेजने हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, उस वक्त हमेशा इस एटीपी का इस्तेमाल होते हैं। देखो अब उसके बाद सेल को एक काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करते हैं? वो करते हैं इस एटीपी को ब्रेक डाउन, एक एटीपी को यूज करते हैं। जब सेल्स को मसल कंट्रैक्शन के लिए एडेनोसिन प्लस एडेनोसिन, एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट, वाटर की मदद से जब उसको किसी काम के लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए, यानी इलेक्ट्रोलाइट की ट्रांसपोर्टेशन के लिए या किसी और सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो अपने अंदर मौजूद एक एटीपी को यूज करते हैं। वाटर की मदद से टर्मिनल फॉस्फेट एक एटीपी को हाइड्रोलिसिस करके ब्रेक डाउन करते हैं। जब एक फॉस्फेट यहां से हाइड्रोलिसिस हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अब क्या रहा? अब इस बाउंड की ब्रेकडाउन की मदद से एनर्जी रिलीज होते हैं।
वो एनर्जी यूज करते हैं वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वो इस एटीपी से निकले, इसके हाइड्रोलिसिस से निकले हुए इस एनर्जी को, अब एक फॉस्फेट टर्मिनल फॉस्फेट, पहले टर्मिनल फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, फिर अगर और चाहिए तो सेकंड का, अब जो बचा वो बचा एडेनोसिन प्लस एक फॉस्फेट दूसरा फॉस्फेट, अब 2 फॉस्फेट होगा एडीपी, 3 फॉस्फेट होगा एटीपी। तो इसका फॉर्मेशन भी होते हैं जब हाई अमाउंट में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अंदर मौजूद हो, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एडीपी के साथ अटैच करके बनाते हैं एटीपी, जब जरूरत पड़े उसी एटीपी को हाइड्रोलिसिस करके एनर्जी निकालते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ एटीपी आर यूज्ड। अब उसके बाद देखो, उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अब इधर देखो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। देखो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था, आज हम करेंगे यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो मोस्टली हम रेस्पायर किससे करते हैं? नोज के जरिए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे नोज के 2 सुराख होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स। ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए हमारे पास सबसे पहले 2 नॉस्ट्रल्स हैं। इन नॉस्ट्रल्स की मदद से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। उसके बाद देखो, ये नॉस्ट्रल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, यहां से जाके वापस नीचे की तरफ आते हैं, इधर से यहां तक, इस पैसेज को हम कहते हैं नेजल पैसेज। क्या कहते हैं? नेजल पैसेज। इस डायग्राम को इसलिए लाए क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में डायग्राम दिया हुआ है और कभी कभी एग्जाम में सीधा यही डायग्राम दिए जाते हैं और आपको कहते हैं लेबल द डायग्राम, यानी डायग्राम को लेबल करने के लिए यहाँ पे लिखो तो ए बी सी डी, ए क्या है, बी क्या है, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन मोस्टली 30% जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं वो डायग्राम के बेसिस पे भी आते हैं। अब उसके बाद नेजल पैसेज। तो सबसे पहले मैं कौन कौन से पार्ट रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है ये लिखूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहला नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेजल पैसेज, उसके बाद क्या आते हैं? फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्राइकिया। देखो, उसके बाद आते हैं लंग्स, यानी लंग्स हमारे बॉडी में 2 है। उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद अल्वियोलाई। तो ये सारे मिलके बनाते हैं हम ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम को। किसको बनाते हैं? हमारे बॉडी में सब मिलके बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम इस डायग्राम की मदद से अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये है आपका नेजल पैसेज। क्या है ये? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज, आप ह्यूमन बींग्स नाक की मदद से क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो जब वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है उसके नाक के अंदर जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे वो हवा यहां से होते हुए कहां पे पहुंचते हैं? इस पोर्शन पे पहुंचते हैं। इस पोर्शन को हम कहते हैं फेरिंग्स। यानी इस फेरिंग्स को मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिस्कस किया था। फेरिंग्स जो है वो कॉमन पॉइंट है जहां पे
यानी फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक साथ मिल जाते हैं। देखो ये एक ह्यूमन से, अब देखो ये इसके नॉस्ट्रल्स हैं और ये फूड पाइप, ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहो। ये वाला पोर्शन यहां पे दोनों मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? दोनों मिल जाते हैं। ये एक जंक्शन है, ईसोफेगस, ठीक है। अब देखो इधर ये वाला जंक्शन जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स वो जगह है जहां पे विंड पाइप और फूड पाइप दोनों मिल जाते हैं। अब इस पोर्शन में एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस, जिसे मैंने रेड कलर में दिखा। एपिग्लोटिस को मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस की थी। एपिग्लोटिस का काम है यानी टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप। फूड पार्टिकल्स को विंड पाइप में जाने से रोकते हैं। इसका काम है कोई भी फूड पार्टिकल जो है वो विंड पाइप में ना जाए। अगर हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस जो है वो इस पोर्शंस को ब्लॉक करते हैं ताकि फूड जो है वो डायरेक्ट ईसोफेगस में चला जाए। ठीक है, तो इसका काम है प्रिवेंट फूड पार्टिकल्स एंटर इनटू दी विंड पाइप। विंड पाइप में जाने से रोकना फूड पार्टिकल्स को। किसको? फूड पार्टिकल्स को विंड पाइप में जाने से रोकते हैं कौन? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। अब इधर देखो, तो सबसे पहले सांस हमने लिया तो किसकी मदद से? नोज की मदद से। तो ये पहुंचा यहां पे फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद जस्ट बिलो द फेरिंग्स, जस्ट बिलो द फेरिंग्स वहां पे एक और स्ट्रक्चर होते हैं जिससे हम कहते हैं लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स, ये फेरिंग्स है। इसके नीचे मैं बनाऊंगा ऐसे, देखो ग्रीन कलर से। तो इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं साउंड बॉक्स। साउंड, या इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल इसको। ये मेल्स में प्रोमिनेंट होते हैं यानी वेल डेवलप होते हैं, लेकिन फीमेल्स में ये प्रोमिनेंट नहीं होते, जिसकी वजह से फीमेल का साउंड जो है वो हाई पिच्ड होते हैं और मेल का साउंड जो है वो डीप होते हैं, इतनी वाइब्रेटिंग नहीं होते हैं। यानी क्योंकि इनमें जो एडम्स एप्पल है, साउंड बॉक्स है, वो वेल डेवलप है, हाईली प्रोमिनेंट है। मेल्स में एडम्स एप्पल प्रोमिनेंट है, नोटिसेबल है, बाहर दिखते हैं, लेकिन फीमेल्स में नहीं दिखते हैं, जिनकी वजह से फीमेल का साउंड जो है वो हाईली पिच्ड है। ठीक है, अब इसी के ऊपर इस एडम्स एप्पल के साथ साथ वहां पे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी, दो ग्लैंड्स मौजूद है, क्योंकि इस ग्लैंड का लोकेशन मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि आगे जब आपको हार्मोन्स और ग्लैंड्स पढ़ने उस वक्त आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी ग्लैंड कहां किस हिस्से पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, और इसके अंदर और एक ग्लैंड दोनों लोब्स पे जिसे हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो इस एडम्स एप्पल के ऊपर इंपॉर्टेंट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं थायरोक्सिन हार्मोन्स। तो ये इसका लोकेशन कहां है? इसका लोकेशन है इधर। और इसको एडम्स एप्पल साउंड बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी की मदद से हम आवाज निकाल सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं। हमारी आवाज निकलने के लिए चाहे एयर चाहिए ताकि वाइब्रेट हो, उस वाइब्रेशन से साउंड निकलते हैं। तो हमारी साउंड प्रोड्यूस कहां होते हैं? यहां से। तो साउंड बॉक्स को हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स। साउंड बॉक्स को साइंटिफिकली हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स कहो या साउंड बॉक्स कहो, एडम्स एप्पल कहो। ठीक है, राइट। यहां तक समझ आए? बाकी मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। ठीक है, चलो पहले इसको अच्छे से नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट पे हम लिखते हैं। ओके, अब इधर देखो, नॉस्ट्रिल्स,
और नेजल पैसेज। देखो हम सांस लेते हैं किसकी मदद से? नाक की मदद से। अब देखो नाक की मदद से सांस लेने का एक इंपॉर्टेंट फायदा क्या है। अगर हम माउथ से सांस लेंगे तो एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और एयर ठंडी भी होते हैं, तो उतनी यानी एक तो हमारे बॉडी में डायरेक्ट पैथोजन जा सकते हैं, दूसरा जो है वो हार्ड एयर कोल्ड एयर जो है वो हेल्थ के लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो जब हम नाक की मदद से सांस लेते हैं तो इंपॉर्टेंट फायदा क्या है, देखो इधर देखो। नेजल पैसेज में छोटे छोटे सीलिया यानी हेयर लाइक हेयर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलिया। छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। यानी नेजल पैसेज में नोस में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया। सीलिया हो गया हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे हेयर्स। देखो The inner wall of nasal passage or nostril is lined by cilia। छोटे छोटे hairs present होते हैं हमारी nostrils में, nasal passages में, जिनका इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन से क्या करते हैं। सबसे पहले एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स, जो माइक्रोब्स, पोलेंस, फंगल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको रोकते हैं यहां पे। यानी इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, फंगल स्पोर्स, पोलन ग्रेन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से इनको रोकते हैं। द इनर वॉल ऑफ नेजल पैसेज इज लाइनेड बाय सीलिया। हाई लाइक स्ट्रक्चर। अब इन सीलिया का फंक्शंस क्या है, देखो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसलिए नाक से सांस लेने का फायदा ही है। सबसे पहला, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, फंगल स्पोर्स, pollen grains, microorganisms. It prevents entry of dust particle, fungal spore, pollen grains, microorganisms into respiratory tract. पहला फंक्शन जो है किसका? सीलिया का फंक्शन। पहला फंक्शन रोकना, किन को रोकना? फंगल स्पोर्स को रोकना, डस्ट पार्टिकल्स को रोकना, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से रोकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन नाक से सांस लेने का। दूसरा फंक्शन जो है वो कंडेंसर का काम करते हैं, यानी ये कोल्ड एयर को वार्म करके अंदर देते हैं, कोल्ड एयर को वार्म करके अंदर भेज देते हैं। तो ये कंडेंसर का काम करते हैं। क्या करते हैं? वार्म अप कोल्ड एयर। जितना एयर लाइट होगी उतना उसमें डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा। आप लोगों को पता है जब आप घर में बर्तन में पानी बॉईल करते हो तो उसके बाद जैसे जैसे यानी जो नीचे लोअर सरफेस पे वाटर गर्म होते हैं तो वो ऊपर की तरफ सर्कुलेट करता है, ऊपर का कोल्ड वाटर नीचे की तरफ। इसी तरह जो एयर लाइट हो जाते हैं उनमें स्पेस ज्यादा हो जाते हैं तो उनमें डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ जाते हैं, तो उनमें डिफ्यूजन की कैपेसिटी ज्यादा हो जाते हैं, वो ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक डिफ्यूज होते हैं। तो फायदा यही है
जब एयर्स को वार्म करेंगे तो वार्म एयर में ज्यादा क्षमता है डिफ्यूजन की, वो ज्यादा अंदर तक पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद देखो सबसे पहले हमारे नाक का रोल है। तो नोज का काम क्या है? सबसे पहला काम जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को रोकना, फंगल स्पोर्स को रोकना, पोलन ग्रेन्स पैथोजेंस को रोकना। दूसरा, कोल्ड एयर को वार्म करके अंदर भेज दे। राइट, यहां तक। अब देखो, पहले ये नोट करो, लिखो, ठीक है? उसके बाद थोड़ा आगे और डिस्कस करो। अब उसके बाद देखो, अब एयर पहुंचा यहां पे, यहां से होते हुए यहां से होते हुए यहां से पहुंचते हुए अब यहां ट्रैकिया में। फायरिंग्स एक जंक्शन से, जहां पे ये एक जंक्शन है जहां विंड पाइप और फूड पाइप जो है वो मिलते हैं। देखो, उसके बाद वहां पे प्रेजेंट होते हैं क्या? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स entry of food particles into respiratory tract। देखो, यहां पे इस हिस्से में एक और छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। इस एपिग्लोटिस का काम है फूड पार्टिकल्स को विंड पाइप में जाने से रोकना। कभी कभार हम हंसते हुए मजाक करते हुए खाना खाते हैं तो वो फूड कहाँ चला जाता है? फूड पाइप में चला, विंड पाइप में चला जाता है। तो उसकी वजह से हमें खांसी होती है, स्नीजिंग होते हैं, और कभी कभार इतने खतरनाक है, अगर विंड पाइप में खाना चले उस इंसान की डेथ भी हो सकती है, कभी कभार डेथ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जब भी आप खाना खाते हो तो आपको आराम से शांति के साथ खाना खाना चाहिए। वह उसके बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम कहते हैं साउंड बॉक्स, या और एक नाम एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। तो ये हमारे बॉडी में साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब इसी लैरिंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? इस पे प्रेजेंट है एक ग्लैंड्स, एक इंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, इंडोक्राइन। कौन सा ग्लैंड? थायराइड एंड पैराथायराइड। थायराइड एंड, याद रखो आगे जब हार्मोन पढ़ाऊंगा उस वक्त इन ग्लैंड्स का लोकेशन पता होने चाहिए। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, ठीक है? यानी यहां प्रेजेंट है, इसके यहां पे ही प्रेजेंट है। तो यहां तक चीजें समझ आए। अब उसके बाद नोट डाउन करो। ट्रैकिया, उसके बाद आते हैं ट्रैकिया, यहां से लेके यहां तक। अब इधर देखो, ट्रैकिया से आगे मैं यहां पे भी बनाऊंगा। ये था आपका साउंड बॉक्स। उसके बाद आते हैं ट्रैकिया,
देखो किसका बना हुआ है, रिंग ऑफ कॉटिलेज। ट्रैकिया बना है कॉटिलेज का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, कॉटिलेज का बना हुआ है, रिंग ऑफ कॉटिलेज। कॉटिलेज का इसलिए बना हुआ है, वहां पर रिंग ऑफ कॉटिलेज है, क्यों है, ताकि ये कॉटिलेज का रिंग जो है इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये है ट्रैकिया, इसमें रिंग ऑफ कॉटिलेज। अगर इसमें रिंग ऑफ कॉटिलेज नहीं होता, अगर इसमें रिंग ऑफ कॉटिलेज नहीं होता तो क्या हो जाते, कभी कोलैप्स हो जाता है। तो जब ये कोलैप्स हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो बंद होने की वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन जब अंदर नहीं जाएंगे तो उससे सफोकेशन होगा, तो इवेंचुअली अल्टीमेटली इंसान की क्या होगी, डेथ, ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, डेथ होगी। तो इंश्योर करने के लिए कभी ये ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, तो ये पूरा ट्रैकिया जो है वो कॉटिलेज के रिंग का बना होता है, किसका बना होता है, कॉटिलेज के रिंग ऑफ कॉटिलेज का बना होता है। ये इंश्योर करते हैं कि ये ट्रैकिया हमेशा ओपन रहे, हमेशा ओपन रहे। अगर यहां पे कॉटिलेज नहीं होती तो ये कभी कभार बिल्कुल क्लोज आके बंद हो जाता है। अगर हम अपनी गर्दन को थोड़ी देर के लिए दबाते हैं, 20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए, तो हमें सफोकेशन, क्यों, क्योंकि हम अपने ट्रैकिया को बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही, तो जिसकी वजह से हमें क्या हो जाते हैं, सफोकेशन, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से डेथ हो सकती है। तो ये इंश्योर करने के लिए ट्रैकिया हमेशा ओपन रहे, तो ये ट्रैकिया बना हुआ है रिंग ऑफ कॉटिलेज का, किसका बना हुआ है, रिंग ऑफ कॉटिलेज का। अब अंदर पहुंचने के बाद, थोरेसिक कैविटी में पहुंचने के बाद हमारे बॉडी में क्या, दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक कैविटी में पहुंचने के बाद हमारे बॉडी में दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है। अब देखो ये पूरे का पूरा किसका बना होता है, रिंग ऑफ कॉटिलेज का। अब थोरेसिक कैविटी, चेस्ट रीजन में पहुंचने के बाद ट्रैकिया बाइफरकेट होते हैं दो में, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। अब अंदर पहुंचने के बाद थोरेसिक कैविटी में पहला ब्रांचिंग होते हैं, एक ब्रांच जो है वो राइट लंग्स में ओपन होते हैं, दूसरा ब्रांच जो है वो लेफ्ट लंग में ओपन होते हैं। तो पहले इस फर्स्ट ब्रांचिंग को हम कहते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस सिंगुलर है, ब्रोंकाई प्लूरल है, यानी इस एक ब्रांच को हम ब्रोंकस कहेंगे, दोनों को मिला के हम कहेंगे ब्रोंकाई, दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। एक को क्या कहते हैं, ब्रोंकस, दोनों को मिला के ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया इसका बना हुआ है, रिंग ऑफ कॉटिलेज का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, रिंग ऑफ कॉटिलेज। तो इसका ये क्या करते हैं, इसका फंक्शन है प्रिवेंट, यानी रिंग ऑफ कॉटिलेज का बना है, किस लिए बना है, प्रिवेंट ट्रैकिया टू कोलैप्स, यानी ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, ठीक है। अब यहां पहुंचा, उसके बाद अंदर पहुंचने के बाद, लंग्स में पहुंचने के बाद फर्दर बाइफर्केशन होती है, फर्दर ब्रांचिंग होती है। तो इन ब्रांचेस को हम कहेंगे क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई भी कह सकते हो, क्या कहेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब उनका और फर्दर ब्रांचिंग हो गए, और फर्दर ब्रांचिंग हो गई, तो इन ब्रांच को हम कहेंगे ब्रोंकियोल्स, क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स, क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स। अब इन ब्रोंकियोल्स पे अल्टीमेटली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं अल्वियोली, क्या कहते हैं, अल्वियोली। अल्टीमेटली these bronchiole open in a balloon like structure, call it alveoli, call it alveoli. Alveoli is the site of gaseous exchange, alveoli is the site of gaseous exchange. अब उसके बाद देखो रिंग ऑफ कॉटिलेज हुआ, लंग्स,
स्पॉन्जी ऑर्गन प्रेजेंट इन द थोरेसिक रीजन या कैविटी बोलो। तो लंग्स कहां पे प्रेजेंट है? चेस्ट रीजन में, थोरेसिक रीजन में। और इस लंग को प्रोटेक्ट किया है किससे? रिब केज से। इस लंग्स को प्रोटेक्ट किया किससे? लंग को प्रोटेक्ट किया है रिब केज से। देखो प्रोटेक्ट किससे किया है? रिब केज से, क्योंकि सारे डिलिकेट ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है हमारे चेस्ट रीजन में, तो इसलिए इसको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए क्या है? रिब केज प्रेजेंट है। रिब केज, तो लंग्स हार्ट दोनों प्रेजेंट है इस रीजन में, थोरेसिक रीजन में, थोरेसिक रीजन में। इसलिए डिलिकेट ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, हार्ट एंड लंग। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से क्या है? रिब कैच, रिब कैच। अब इधर देखो, ये हमारे लंग्स, और इसके नीचे एक मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। जिसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। एक मस्कुलर टिश्यू जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। यानी ये टिश्यू जो है वो सेपरेट करते हैं किसको? इंटेस्टाइन या स्टमक को अदर पार्ट से। तो ये प्रेजेंट होते हैं इसके बेस पर। किसके बेस पे? लंग्स के बेस पे। ठीक है। और लंग्स जो है इसके बाहर से एक कवरिंग होते हैं, उस कवरिंग को हम कहते हैं पेलूरा। लंग्स की आउटर मोस्ट कवरिंग को डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होते हैं जिसे हम कहते हैं पेलूरा। क्या कहते हैं? पेलूरा। ये कॉटलेज है, यानी ट्रैकिया है, किसका बना होता है? रिंग ऑफ कॉटलेज का। फिर इसके बाद यहाँ पे थोरेसिक कैविटी में पहुंचने के बाद बाइफर्केशन हुआ, तो दो में, एक राइट साइड की लंग में गई, दूसरा लेफ्ट साइड की लंग। तो ये है ट्रैकिया और ये है ब्रोंकाई। और अंदर जाने के बाद इसका फर्दर और बाइफर्केशन हुई। अब ये बना ब्रोंक्यूल्स। क्या बने? तो ये भी, इसमें भी मोस्टली प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है? रिंग ऑफ कॉटलेज। उसके बाद और फर्दर ब्रांचिंग हो गई इसके। अब अल्टीमेटली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हुआ, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हुआ। उन बैलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? अल्वियोलाई। क्या कहते हैं? अल्वियोलाई। देखो अब इसको व्यू करके यहाँ पे अच्छे से दिखा है रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई। अब उसके बाद ब्रोंकाई को ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद अल्टीमेटली यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया? ब्रोंक्यूल्स में, यानी अल्टीमेटली अल्वियोलाई। अब इस स्ट्रक्चर को, अल्वियोलाई को मैं व्यू करके यहाँ पे दिखाता हूं। ये है अल्वियोलाई। क्या है ये? अल्वियोलाई। और अल्वियोलाई में रिच है ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई भी इसमें बहुत ज्यादा है। इस डायग्राम में आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, देख लो। अब सबसे पहले एयर कहां से? पहले नोज नेजल पैसेज, फिर पहुंचा यानी कहां पे? फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में। ट्रैकिया से होते हुए कहां पे? प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंक्यूल में, आखिरकार अल्वियोलाई में पहुंचेंगे एफ। जब आप इनहेल करते हो, जब आप इंस्पायर करते हो,
तो उस वक्त जो एयर जो है वो पहले नेजल पैसेज, नोस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर इसके बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल और अल्टीमेटली एयर्स कहाँ पहुंचेंगे? अल्वियोलाई में। अब अल्वियोलाई का अगर स्ट्रक्चर देखो, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पूरा यानी कवरिंग है किनका? रिच है ब्लड कैपिलरीज से, नर्वस टिश्यू से, ब्लड कैपिलरीज रिच है। ये है अल्वियोलाई, ये है अल्वियोलाई, यानी इन अल्वियोलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। अब इस अल्वियोलाई के एक अल्वियोलाई को मैंने निकाला यहां से, एक अल्वियोलर सैक को निकाला, निकालने के बाद देखो उसके बाहर से ब्लड वेसल्स होते हैं, लाइनेड विथ ब्लड वेसल्स। और याद रखो लास्ट एक क्वेश्चन भी आया था, अल्वियोलाई कितना होते हैं? 1 सेल थिक होते हैं। अब एयर इंटर्स होंगे किससे? पहले नोस्ट्रिल से, फिर नेजल पैसेज, फिर नेजल पैसेज के बाद कहां पहुंचेंगे? फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में। याद रखो कभी कभार इस सीक्वेंस भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक का सीक्वेंस बताओ कि कौन किसके बाद आते हैं, कैसे आते हैं। पहले इंटर होगा नोस्ट्रिल से, फिर नेजल पैसेज में, फिर फेरिंग में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद अल्टीमेटली अल्वियोलाई, अल्वियोलाई याद रखो। और अल्वियोलाई का थिकनेस कितना है इस पे भी क्वेश्चन आता है। वन सेल थिक, यानी इसका थिकनेस सिर्फ एक सेल की मोटाई के बराबर है, सिर्फ इतना है। और हमारे बॉडी में एक लंग्स में कितनी अल्वियोलाई है? अप्रोक्सीमेटली हमारे बॉडी में एक लंग्स में 300 अल्वियोलाई। कितने? 300। तो दोनों लंग्स के बीच में, दोनों बोथ लंग्स में अगर काउंट करें 300 से 700 अल्वियोलाई है। सोचो हमारे बॉडी में एक लंग्स में अगर देखा जाए तो 300 मिलियन अल्वियोलाई है दोनों लंग्स के बीच। 300 to 700 मिलियन अल्वियोलाई। अगर इन बैलून लाइक अल्वियोलाई को हम बिछाएंगे फ्लैट में, इनको काट के अगर हम फ्लैट में बिछाएंगे इन गोल्स को अलग करके, यानी तो समझ लो ये 80 स्क्वायर मीटर का 80 मीटर स्क्वायर यानी 80 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करेंगे। समझ लो एक बास्केटबॉल का ग्राउंड जितनी एरिया ये कवर कर सकते हैं, इतना सरफेस एरिया, इतने कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। एक लंग्स में 3 मिलियन इस तरह के बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन तमाम बैलून लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, और यही वो जगह है, यही वो अल्वियोला है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। अब देखो तो मैंने कहा पहले अल्वियोलाई इज द साइड ऑफ गैसेस एक्सचेंज। अल्वियोलाई के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो। साइड ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो अल्वियोलाई के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी ये गैसेस एक्सचेंज का साइट है, यहां पे ही गैसेस एक्सचेंज होते हैं, गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होते हैं। अब कैसे होते हैं इधर देखो, ऑक्सीजन आया, अल्टीमेटली पहुंचा कहां पे? अल्टीमेटली पहुंचा इस अल्वियोलाई तक। इस अल्वियोलाई में क्या है? रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, तो वहां पे ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है। अब जो ऑक्सीजन यहां से आए तो उस वक्त उस ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा होगा। इसके पास जो ब्लड वेसल्स है इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगी, जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। तो लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑपरेट होगा, ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। ऑक्सीजन कहां जाएंगे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहां पे ज्यादा है? अल्वियोलर सैक में।
कहां पे कम है? ब्लड वेसल्स में। तो ऑक्सीजन यहां पे सप्लाई, क्योंकि ये अल्वियोली है, इस अल्वियोलाई के बाहर जो है ब्लड वेसल्स है। क्या है? इस अल्वियोलाई के बाहर ब्लड वेसल्स है। देखो, अब जब इस ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन की कमी है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, ब्लड वेसल, यहां पे O2 ज्यादा है, तो O2 डिफ्यूजन की मदद से, डिफ्यूजन के मैकेनिज्म से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से हाई कंसंट्रेशन से डिफ्यूज होकर लो कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे। अब ये ब्लड वेसल्स कहां से आए थे? ये ब्लड वेसल जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से आए थे, हार्ट के पास। फिर हार्ट से जो लंग्स की तरफ ब्लड वेसल्स आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, यानी CO2 वाले ब्लड्स को लेकर, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये है पल्मोनरी आर्टरी, यानी हमेशा जब इंसान की बॉडी को रेफरेंस करते हैं उस वक्त हम जो ब्लड वेसल ब्लू कलर से दिखाते हैं, इट मीन्स दैट ब्लड वेसल कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड द ब्लड वेसल व्हिच इज शोन इन रेड कलर, इट मीन्स इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए हैं। अब देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से लाया, हार्ट से कहां पहुंचे? लंग्स की तरह। जब लंग हार्ट पढ़ाऊंगा तो उस वक्त इन दोनों को फिर से कोड करके पढ़ूंगा। ये वाला पोर्शन तो मैं जरूर उसमें दिखाऊंगा। देखो, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकले? हार्ट से निकले। कौन से चैम्बर से? राइट, यानी राइट वेंट्रिकल से। अब इसने क्या लेके आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 वाले ब्लड। तो जहां पे CO2 का कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है, इस अल्वियोलाई में CO2 का कंसंट्रेशन कम है, तो CO2 इन, यहां से ब्लड वेसल से कहां जाएंगे? अल्वियोलाई में। अब अल्वियोलाई में क्या है? ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अल्वियोलाई से कहां चले जाएंगे? ब्लड वेसल्स में। अब ये ब्लड वेसल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहां जाएंगे? सीधा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लेफ्ट एट्रियम में जाते हैं। और इस ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम तक ले जाते हैं, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ये जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगा तब डिस्कस करूंगा। अच्छे से समझने की कोशिश करो। ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद अल्वियोला, आखिरकार ये है अल्वियोलाई। अब इस अल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, अभी एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, हमें जोर जोर से सांस लेने की जरूरत नहीं होती, बाहर हाई कंसंट्रेशन ज्यादा, ये ऑटोमेटिक डिफ्यूजन की मदद से हमारे नेजल पसे से हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट्स मीन बाय डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये मैं किसी साइड में दिखाऊंगा, ठीक है? जब अभी थोड़ा सा मैं लिखूंगा, पहले मैं मैकेनिज्म को समझा रहा था। अब ये लिखा है, अब इधर देखो, अल्वियोला में क्या है? साइड ऑफ गैसेस एक्सचेंज, साइड ऑफ गैसेस एक्सचेंज। अल्वियोला में क्या है? O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन अल्वियोलाई से डिफ्यूज होकर कहां जाएंगे? ब्लड वेसल्स में। कौन से प्रोसेस से जाएंगे? डिफ्यूजन से, ठीक है? अब इसी तरह जो है अल्वियोलाई ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल मोल जो रिएक्शन मतलब पल्मोनरी आर्टरी, उसमें रिच सोर्स ऑफ क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ज्यादा अमाउंट में हाई कंसंट्रेशन है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन हो गए तो कहां चले जाएंगे? अल्वियोलाई में। तो अल्वियोलाई के बाद वो CO2 ब्रोंक्यूल्स में पहुंचेंगे, फिर इसके बाद ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया में, फिर आखिरकार माउथ के जरिए, नोज के जरिए बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? तो ये हुआ। अब देखो, यहां पे ऑक्सीजन या CO2, O2 इन, CO2 आउट होते हैं, किसकी वजह से? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन की मदद से, डिफ्यूजन की मदद से। अब डिफ्यूजन किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा और जानने की कोशिश करो। यहां पे मैं लिखूंगा मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और gaseous molecule from higher concentration to lower concentration। यानी मूवमेंट होना किसी सॉलिड सब्सटेंस का, लिक्विड सब्सटेंस का, गैसियस मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, उस प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो देखो, तो CO2 इन O2 आउट। अब इधर देखो, अल्वियोलाई के अंदर क्या है, O2 ज्यादा है। कैसे, अब मैं यहां दिखाऊंगा। एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, 21%। एयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना है, 21%। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट। तो हमारी नाक की मदद से, नेजल पासेज से ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से होते हुए आखिरकार कहां पहुंचेंगे, अल्वियोलाई में पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे आखिरकार, अल्वियोलाई में, एयर। अब जब हम सांस लेते हैं, इनस्पायर करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, क्या उस वक्त सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाते हैं, नहीं। इनहेलेशन में क्या होते हैं, अब देखो, उसके बाद इनहेलेशन या एनस्पिरेशन या ब्रीदिंग इन के वक्त O2 का कंसंट्रेशन 21%। तो खाली ऑक्सीजन जाएंगे लंग यानी बॉडी के अंदर, नहीं। CO2 भी है एटमॉस्फेयर में। कितने हैं, CO2 का कंसंट्रेशन 0.34% या अप्रोक्सीमेटली 0.4%। तो ये भी, उसके बाद कुछ 10 पार्टिकल वगैरह भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जाएंगे, CO2 जाएंगे, नाइट्रोजन के हमें इनकी जरूरत तो नहीं है, मोस्टली ये दो, ठीक है। 21% है, डिफ्यूजन हुआ। अब अल्वियोलाई में 21% ऑक्सीजन रहा। अब अल्वियोलाई में 21% ऑक्सीजन है, ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से डिफ्यूज होके कहां जाएंगे, लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन कहां है, ब्लड वेसल्स में। तो ऑक्सीजन आगे ब्लड वेसल में। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसने डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी CO2 वाले ब्लड को लेके आए थे। अब यहां पे CO2 का कंसंट्रेशन होते हैं, देखो, इनहेलेशन। अब उसके बाद एक्सहेलेशन, ये हुआ इनहेलेशन। उसके बाद देखो एक्सहेलेशन या ब्रीदिंग आउट, एक्सपायरेशन, ब्रीदिंग आउट। तो जब हम ब्रीदिंग आउट एक्सपायरेशन करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, हमारे CO2 हमारे बॉडी में कितनी परसेंट होते हैं उस वक्त, यानी 3 to 4%। 3 to 4। बाहर CO2 का कंसंट्रेशन 0.34%। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, क्या हम सांस छोड़ते हैं तो उस वक्त कोई ऑक्सीजन बाहर नहीं जाते हैं, उस वक्त भी ऑक्सीजन बाहर जाते हैं। कितना बाहर जाते हैं, 16% ऑक्सीजन। जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस वक्त लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर भी बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब हम इंस्पायर करते हैं तो उस वक्त खाली ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के साथ CO2, थोड़ी बहुत लिटिल अमाउंट में वाटर वेपर भी अंदर चले जाते हैं। तो ऑक्सीजन देखो यहाँ रेजिडुअल एयर रहते हैं, सारे का सारा ऑक्सीजन अंदर यानी ब्लड वेसल में नहीं होते, कुछ ऑक्सीजन वापस जब हम सांस छोड़ते हैं तो वापस बाहर निकलते हैं। सारे ऑक्सीजन जितने हमने वॉल्यूम में ऑक्सीजन अंदर लिए, सब के सब ब्लड वेसल तक यानी सबके सब सेल तक नहीं पहुंचते, सबका ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। कुछ वापस आते हैं 16%, फिर भी वापस निकलते हैं। बाकी रेस्ट जो है वो ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं और उसको दूर ले जाते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, डिफरेंट सेल्स तक। अब देखो, खाली डिफ्यूजन ही काफी नहीं है, याद रखो, खाली डिफ्यूजन ही काफी नहीं है। इधर देखो, यहां तक तो डिफ्यूजन की मदद से पहुंचा,
अगर उसी डिफ्यूज लार्ज ऑर्गेनिज्म में, पर्टिकुलरली लार्ज बॉडी साइज इट ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन ही काफी नहीं है, नॉट एनफ टू सप्लाई ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल। तो बड़े ऑर्गेनिजम्स में डिफ्यूजन ही काफी नहीं है ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाने के लिए, तो डिफ्यूजन इज नॉट एनफ टू सप्लाई O2 टू ईच एंड एवरी सेल। देखो, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है। अगर डिफ्यूजन से डिफ्यूजन के प्रोसेस से अगर लंग्स से लेकर टो की सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए डिफ्यूजन के प्रोसेस से, खाली डिफ्यूजन से अगर ऑक्सीजन लंग्स से टो के सेल तक पहुंचने में 3 साल लगेंगे। कितना? 3 years। 3 years। यानी अगर खाली डिफ्यूजन से ऑक्सीजन बॉडी के तमाम सेल तक पहुंचने होते तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, एक O2 के मॉलिक्यूल को लंग से टो के सेल तक पहुंचने में 3 साल लगती। याद रखो, लंग से टो के आखिरी सेल तक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिफ्यूजन के प्रोसेस से 3 साल लगती वहां पहुंचने में। तो क्या इंसान 3 साल तक एक मॉलिक्यूल के वहां पहुंचने का इंतजार करेंगे टो के सेल? नहीं, 3 साल तक मैं इंतजार करूंगा, फिर ऑक्सीजन पहुंचेंगे तो मैं रेस्पिरेशन दिखाऊंगा। तो इसके लिए इस ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी वहां तक पहुंचाने के लिए एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए। क्या चाहिए? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पहले ये वाला क्लियर करो, लिखो। ओके, नेक्स्ट। यानी लंग्स से टो के सेल तक पहुंचने में एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 3 साल लगते हैं। तो इसके लिए सिस्टम ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने क्या बनाया? रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। इसके लिए क्या चाहिए? रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए। देखो, ये है आरबीसी के सेल्स, राइट। तो जल्दी जल्दी इस ऑक्सीजन को ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए। तो क्या चाहिए? रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए। तो ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? ह्यूमन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एफिशिएंसी है किसके साथ बाइंड होने में? देखो, अब डिफ्यूजन से ऑक्सीजन यहां तक तो आया, डिफ्यूजन से ऑक्सीजन यहां तक तो आया, लेकिन यहां से ब्लड वेसल में पहुंचने के बाद वो ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड होगा? वो ऑक्सीजन बाइंड होगा आरबीसी के साथ। यानी आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल में
तो इसको हम उसमें क्या होते हैं, एक पिगमेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? होम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में। आरबीसी को हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, जो दो डिफरेंट प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स का बना होते हैं, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, और बीच में आयरन पॉरिफेरिन रिंग होते हैं। उसमें जो आयरन प्रेजेंट होते हैं वो आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की एफिनिटी ज्यादा होती है। तो एफिनिटी, इफिशिएंसी मत देखो यहाँ, एफिनिटी टू बाइंड विद ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने की एफिनिटी हीमोग्लोबिन में ज्यादा होता है। फिर ऑक्सीजन उस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर रैपिड तेजी से पहुंचते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, हार्ट तक, फिर हार्ट उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होते हैं। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां आए, वो ब्लड यहां से इस पल्मोनरी आर्टरी के जरिए कहां पहुंचेंगे? हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ पंपिंग करके वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं। अब ये देखो, इस पे भी क्वेश्चन आया था, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट पे हमारे रिब्स कैसे होते हैं और डायफ्राम, उस वक्त डायफ्राम का शेप कैसा बनते हैं, ठीक है। ब्रीदिंग आउट, जब ब्रीदिंग आउट मैंने जब हम सांस छोड़ते हैं, जब हम रिलीज करते हैं सांस को, तो उस वक्त हमारे रिब्स जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, लंग्स के वॉल्यूम कम हो जाते हैं, तो रिब्स, ये जो डायफ्राम है ये डूम शेप बनते हैं ऊपर की तरफ। लास्ट ईयर सीबीएसई की प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे कि जब आप एक्सपायरेशन करते हो, ब्रीदिंग आउट करते हो, उस वक्त आपके डायफ्राम का शेप कैसा बनते हैं? तो आपके डायफ्राम का शेप, डायफ्राम ऊपर आते हैं तो डायफ्राम का शेप डूम शेप बनते हैं, याद रखना। इस शेप को क्या कहते हैं? डूम शेप, डूम शेप। ब्रीदिंग आउट के वक्त डायफ्राम का शेप क्योंकि रिब्स ऊपर की तरफ आते हैं तो डायफ्राम पे कोई प्रेशर नहीं आते हैं, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ। अब जब आप सांस लेते हो, जब आप सांस लेते हो क्या करते हो? जब आप सांस लेते हो तो आपके रिब्स फैल जाएंगे, तो रिब्स जो है वो प्रेशर डालेंगे इस डायफ्राम पे, तो डायफ्राम पे प्रेशर डालने की वजह से डायफ्राम कहाँ होगा? नीचे की तरफ फ्लैट हो जाएंगे, तो उस वक्त डायफ्राम का शेप रहेगा फ्लैट। यानी जब आप ब्रीदिंग सांस लेते हो, जब आप सांस लेते हो तो उस वक्त क्या हो जाते हैं? आपके डायफ्राम जो है, सांस लेते वक्त डायफ्राम जो है डूम यानी फ्लैट शेप बन जाते हैं, रिब्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो रिब्स केज के अंदर एरिया होते हैं वो कौन ऑक्युपाई करते हैं? लंग्स। कौन ऑक्युपाई करते हैं? लंग्स। अब उसके बाद लास्ट डिमोरिक पॉइंट लंग्स के बारे में, हमारे बॉडी में लंग्स जो है, राइट लंग्स 3 लोब होते हैं, 3 लोब बड़ा होते हैं, थोड़ा लार्ज कंपेयर टू किसके? लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग 2 लोब होते हैं, क्यों? लेफ्ट लंग छोटा क्यों होते हैं? क्योंकि थोड़ा सा जगह देना पड़ता है उसको हार्ट के लिए, और हमारे बॉडी में हार्ट जो है वो स्लाइड टिल्ट है किस तरफ? लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसलिए लेफ्ट लंग 2 लोब है, जगह देते हैं, साइज में थोड़ा सा स्मॉलर है एज कंपेयर टू राइट लोब, इसलिए ताकि वो जगह दे सकते किसको? इस हार्ट को जगह दे सके, ठीक है। तो यहां पे रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखो यहां पे हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाते हैं। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, लवर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, फिश में रेस्पिरेशन कैसे होते हैं। रेस्पिरेशन इन लवर ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, किनमें?
एमीबा में आप सबको पता है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस भी किया था, एमीबा एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये इसका न्यूक्लियस है। ये बाकी जो एरिया इसके साइटोप्लाज्म, इनमें सेल ऑर्गेनेले सारे मौजूद होते हैं। इस एमीबा के पास हायर ऑर्गेनिजम्स की तरह कोई कॉम्प्लिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं है। तो इसका जो ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब एक ही सेल है तो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन से डायरेक्ट सेल के अंदर आता है। सेल के अंदर डायरेक्ट डिफ्यूज होके ऑक्सीजन सेल के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से CO2 बनते हैं, वो CO2 डायरेक्ट डिफ्यूजन की मदद से आउट हो जाते हैं। बस इनमें रेस्पिरेशन होते हैं जस्ट डिफ्यूजन की मदद से। इनमें रेस्पिरेशन होते हैं किससे? इनमें रेस्पिरेशन होते हैं डायरेक्ट डिफ्यूजन से। क्यों? क्योंकि एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, सेल थिन है, ऑक्सीजन डायरेक्ट डिफ्यूज होकर इसके मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्ट अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाहर जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन वो ज्यादा है, सेल के अंदर कम है। इसी तरह सेल के अंदर जो है रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का जब ब्रेकडाउन होते हैं, CO2 का फॉर्मेशन होता है, वो CO2 भी डिफ्यूजन की मदद से बाहर जाती है, क्योंकि बाहर CO2 का कंसंट्रेशन कम है। तो इन जैसे ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि उसके अलावा एमीबा के अलावा पैरामीशियम, प्लेनेरिया एटसेट्रा, इन तमाम ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन होते हैं बाय डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन किसकी मदद से होते हैं? डिफ्यूजन की मदद से। अब उसके बाद ये थोड़ा सा नोट डाउन करो। उसके बाद एनालिड जैसे कि अर्थवर्म, लीच में रेस्पिरेशन होते हैं स्किन्स की मदद से। लेकिन इसके लिए इनका स्किन क्या होनी चाहिए? मॉइस्ट होनी चाहिए, चिपचिपी स्किन। ठीक है, देखो अब ये अर्थवर्म है, तो इनके स्किन्स के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, जस्ट स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स होते हैं। रेड से बनाऊंगा, तो बस ये स्किन, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा इन्वायरमेंट में, तो वो ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में इनकी स्किन, फिर इसके बाद स्किन से डायरेक्ट ब्लड वेसल में जाते हैं, और ब्लड वेसल्स, दूसरा ब्लड वेसल भी ऑक्सीजनेटेड वाला भी यहां से दिखाऊंगा। दूसरा ब्लड वेसल अब यहां से CO2 लेके आते हैं, वो CO2 इन्वायरमेंट में डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाते हैं, और O2 यहां से स्किन के थ्रू ब्लड वेसल फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं, तो उनमें भी मॉइस्ट स्किन के थ्रू। अब रेस्पिरेशन इन फिशेस, देखो अब मैं यहां पे बनाऊंगी एक फिश। ये एक फिश है, इसका गिल्स है, तो ये इसका फिन्स है। ठीक है, अब देखो, अब लोगों ने अक्सर देखा होगा फिश, क्योंकि फिश ऑक्सीजन लेते हैं गिल्स की मदद से। गिल्स। अब
जो ज़मीन में टेरेस्टेरियल इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा एबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको ज़्यादा तेज़ी के साथ सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वाटर में जो ऑक्सीजन होते हैं, वाटर में O2 होते हैं डिज़ॉल्व्ड फॉर्म में और ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होते हैं, उनको तेज़ी से सांस लेना पड़ता है। अब देखो ऑक्सीजन किसके साथ मिलाते हैं? वाटर के साथ। तो ये वाटर यहाँ से लेते हैं गिल्स की मदद से, गिल की मदद से। अब जब वाटर यहाँ से लेते हैं तो गिल्स पीछे से वाटर बाहर निकलते हैं और इन गिल्स के साथ ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। इन गिल्स के साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? इन गिल्स के साथ अटैच होते हैं ब्लड वेसल्स। गिल्स है रिच सोर्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा फिश सांस लेते वक्त यहाँ से इनका थोड़ा सा यानी गिल्स जो है वो पीछे की तरफ ईयर की तरफ खुलते हैं, तो जिसकी वजह से पानी अंदर मुंह से लेते हैं और गिल्स के जरिए बाहर निकलती है। ठीक है, तो देखो जब यहाँ से निकलते हैं तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वो इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं या इन ब्लड वेसल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इसके साथ बाइंड हो जाते हैं और वो कैरी करके ले जाते हैं ऑक्सीजन ब्लड को और वाटर बाहर निकल जाते हैं। तो ब्रीदिंग रेट की रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट कहो, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कहेंगे हम। ब्रीदिंग रेट देखो टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म 1 मिनट में 15 to 18 ब्रीदिंग करते हैं। ठीक, लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होते हैं। रेट ऑफ ब्रीदिंग इज हाई इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, हाई इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये रहा रेस्पिरेशन 10th के बायोलॉजी से लाइफ प्रोसेस के यानी चैप्टर से आज टॉपिक सेकंड खत्म हो गया। पहला हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, तो आज हमने पढ़ा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा यानी सर्कुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। थैंक यू सो मच। तो किसी को डाउट हो तो सबसे पहले सुकस में पहले आप न्यूट्रिशन को पढ़ो, फिर इसके बाद न्यूट्रिशन ह्यूमन, फिर उसके बाद आप जाना रेस्पिरेशन, क्योंकि सारे टॉपिक जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड। जब तक आप प्रीवियस टॉपिक को यानी पहले नहीं देखोगे तब आपको ये समझ नहीं आएंगे। तो लेक्चर्स को एक फ्लो में देख लो और एक फ्लो के साथ देखने की कोशिश करो और इस चैनल्स को अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच।